हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अधिशोषण समतापी वक्र और साथ ही फ्राइंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में अध्ययन किया था, अच्छे से उसे पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम किसे कहते हैं और एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, और हो सकता है कि एग्जाम में भी आपकी आ जाए। चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले एंजाइम की परिभाषा। एंजाइम जीवित जातियों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, है ना। जीवित जातियों में, जीवित स्पीशीज में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इनमें नाइट्रोजन भी पाया जाएगा और कार्बन भी पाया जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, ये मानव शरीर में होने वाली कई जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, है ना। मनुष्य के शरीर में जो जितनी भी जैव क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। और मानव शरीर में कौन सी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, तो पाचन क्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। हमारे पाचन की क्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे कि पेप्सिन होता है, रेनिन होता है ना, लाइपेज एंजाइम होता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो हमारे शरीर में भोजन का पाचन करने के काम में आते हैं। तो इसी कारण इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीवों में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्लियर है आपको एंजाइम की। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एंजाइम जीवित जातियों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, कार्बन भी पाया जाएगा। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, ये मानव शरीर में होने वाली कई जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो इसी कारण, जैसे कि पाचन क्रिया में, ठीक है, पाचन क्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, तो इसी कारण इन्हें जैव उत्प्रेरक या बायो कैटेलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो परिभाषा आई थिंक सभी को क्लियर हो चुकी है। अब देख लेते हैं कि क्रियाविधि क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या है। लिखा है कि एंजाइम की सतह पर कुछ सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं, अभिकारक अणु जिनकी आकृति इनसे पूरक होती है ना। इन सक्रिय स्थलों के पूरक जिनकी आकृति होगी अभिकारक अणुओं की, वो क्या करेंगे, वो इन सक्रिय स्थलों में फिट हो जाते हैं। यह उसी प्रकार से होता है जैसे कोई उपयुक्त चाबी ताले में फिट हो जाती है ना। जैसे कि कोई चाबी है, वो उसी ताले में फिट होगी जिसकी वो चाबी है। ठीक है, एक स्पेशल जो चाबी होती है वो उस स्पेशल ताले के लिए ही बनी होती है, जिसमें कुछ सक्रिय स्थल होते हैं अंदर उस लॉक में, उस ताले में, जो चाबी के द्वारा खुल जाता है। ठीक है, या फिर वो जो चाबी होती है वो उस ताले में फिट हो जाती है। तो इस तरह सक्रिय एंजाइम अभिकारक संकुल बनता है ना। जो अभिकारक अणु हैं वो सक्रिय स्थलों में फिट हो जाते हैं एंजाइम के। ठीक है, लिखा है कि एंजाइम की सतह पर, एंजाइम की जो सरफेस होती है, यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया है समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जो एंजाइम की सतह है, इसके ऊपर ये जो है ये सक्रिय स्थल कह सकते हैं हम इन्हें, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नाम, सक्रिय स्थल। ठीक है, तो ये एंजाइम की सतह पर कुछ सक्रिय स्थल पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। तो अभिकारक अणु जिनकी आकृति इनसे पूरक होती है ना। देखिए ये जो है S का मतलब अभिकारक है ना। तो ये जो अभिकारक का अणु है, इनकी आकृति इन सक्रिय स्थलों के पूरक है। देखिए ये अगर आप अंदाजा लगाए तो ये यहाँ पर आकर पूरी तरह से फिट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो ये जो अभिकारक अणु है, इनकी आकृति इन सक्रिय स्थलों से पूरक होती है, अपोजिट होती है ना, पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। तो इनसे पूरक होती हैं, वे इन सक्रिय स्थलों में फिट हो जाते हैं, है ना। ये अभिकारक अणु जो है ये इन सक्रिय स्थलों में, ये जो सक्रिय स्थल है इनमें पूरी तरह से फिट हो जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। यह उसी प्रकार से होता है जैसे कोई उपयुक्त चाबी ताले में फिट हो जाती है ना। ये इसी तरह से फिट हो जाएंगे, एकदम व्यवस्थित हो जाएंगे, पूरी तरह से एकदम फिट हो जाएंगे, जैसे कि कोई विशिष्ट चाबी एक विशिष्ट ताले में लग जाती है या फिट हो जाती है। ठीक है, एक जो स्पेशल लॉक है वो स्पेशल की के लिए बना हुआ होता है।
ठीक है। जब वो स्पेशल की उस स्पेशल लॉक में लगती है तभी जाकर वो लॉक खुलता है ना, या बंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि यह उसी प्रकार से संपन्न होता है जैसे कोई उपयुक्त चाबी किसी ताले में फिट हो जाती है। कोई उपयुक्त चाबी उस उपयुक्त ताले में ही फिट होती है। इस तरह सक्रिय एंजाइम अभिकारक संकुल बनता है। यहाँ पर देखिए, ये सक्रिय एंजाइम अभिकारक संकुल बनता है जो बाद में उत्पाद में विघटित हो जाता है। बाद में उत्पाद में विघटित हो गया। इसमें निम्न पद होते हैं। अब स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है कि एंजाइम अभिकारक से क्रिया करके सक्रिय संकुल बनाता है ना। एंजाइम जब अभिकारक, एस का मतलब सबस्ट्रेट या अभिकारक, हिंदी में अभिकारक, इंग्लिश में सबस्ट्रेट कहा जाता है, तो सबस्ट्रेट के लिए हमने एस यूज कर लिया है। ठीक है, तो एंजाइम अभिकारक से क्रिया करके सक्रिय संकुल बना लेता है। देखिए इसमें एंजाइम भी है और सबस्ट्रेट भी है ना। सबस्ट्रेट का मतलब अभिकारक होता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है या एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण हो जाता है पहले पद में। अब दूसरा पद क्या लिखा है कि उत्पाद निर्माण के लिए सक्रिय संकुल का विघटन या अपघटन, है ना। जो ये सक्रिय संकुल का निर्माण हुआ था यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, पहले पद में, वो सक्रिय संकुल उत्पाद के निर्माण के लिए क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो सबस्ट्रेट है, आप सोच रहे होंगे कि ये सबस्ट्रेट कहाँ पर गया। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो सबस्ट्रेट होता है वही तो प्रोडक्ट में बदलता है। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, अभिकारक जो होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और प्रोडक्ट जो होता है वो पूरी तरह से बन जाता है, निर्मित हो जाता है, उत्पादित हो जाता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट किस में परिवर्तित हो गया? जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया बढ़ी तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गया और ये जो एंजाइम था ये पूरी तरह से बाहर हो गया। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, दोनों ही स्टेप जो है वो बिल्कुल ईजी है। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बनाइए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए ये जो एंजाइम है ये अभिकारक अणु इस एंजाइम से क्रिया करके एंजाइम अभिकारक संकुल बना लेता है। ठीक है, ये बॉक्स में बंद कराया मैंने। एंजाइम भी है इसमें और अभिकारक का जो अणु है वो भी इसमें उपस्थित है। अब ये जब आगे टूटेगा, है ना, ये जो एंजाइम अभिकारक संकुल है ये आगे वियोजित होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए। तो ये जो एंजाइम होगा ये अलग हो जाएगा, है ना। एंजाइम अलग हो गया और यहाँ से फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, उत्पाद बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एंजाइम की परिभाषा और एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, दोनों ही चीज़ें आप आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स जो है उनके साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।